हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। तो हम लोग आज करने वाले हैं पॉलिटी के एमसीक्यूज लाइक अर्लियर, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड एमसीक्यूज हैं, वो सारे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रियम्बल और बेसिक कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे थे। आज हम लोग फोकस करने वाले हैं आर्टिकल 1, 2, 3, 4, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज सिटीजनशिप। इन दो टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस आज हमारा रहने वाला है। तो एक एक करके हम क्वेश्चंस देखना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस आप डेली करिए, जिससे आपका बढ़िया रिवीजन होगा, एंड रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, इंडिया को क्या बताता है? अगर आपको आर्टिकल 1 याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ डैश 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 डैश, क्या है? शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट इंडिया एक फेडरेशन ऑफ स्टेट करके डिस्क्राइब नहीं किया गया। कन्फेडरेशन तो बिल्कुल नहीं। इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया जाता है? एज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अ लॉ मेड अंडर आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज is not considered an amendment of the constitution under article 368। आर्टिकल 2 से क्या होता है? आर्टिकल 2 से, आर्टिकल 1 हमने देखो रिवाइज कर लिया। आर्टिकल 2 से क्या होता है? आर्टिकल 2 में है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। जो ऑलरेडी इंडिया के पार्ट नहीं है, उनको अगर इंडिया में एस्टैब्लिश किया जाए लाके, फॉर एग्जांपल सिक्किम वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। Sikkim was later made a state of India. First, in 1974, Sikkim was made an associate state. सिक्किम एक छोटा सा अलग से देश था। सिक्किम के अंदर एक रेफरेंडम हुआ, इलेक्शन हुआ। रेफरेंडम मतलब वोटिंग, और वहां के लोगों ने डिसाइड किया कि उनको इंडिया के साथ मर्ज होना है। तो 1974 में यह हुआ। उसके बाद सिक्किम इंडिया का एसोसिएट स्टेट बन गया। फिर 1975 में इंडिया का फुल स्टेट बन गया। तो अगर फुल स्टेट बनना है तो वो आर्टिकल 2 से आता है। कोई नया स्पेस इंडिया में जुड़ रहा है तो आर्टिकल 3 से क्या आता है? जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, एग्जिस्टिंग स्टेट, फॉर एग्जांपल तेलंगाना एक नया स्टेट बना। कहां से बना? आंध्र प्रदेश से। एग्जिस्टिंग इंडिया के बॉर्डर में बना। तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल यूज होता है? आर्टिकल 3। और दोनों जो हैं वो आर्टिकल 368 वाले अमेंडमेंट में नहीं आते हैं। और ये नहीं आते हैं आर्टिकल 368 वाले अमेंडमेंट में। ये कौन सा आर्टिकल मेंशन करता है? विच आर्टिकल मेंशंस दैट? कौन सा आर्टिकल ये मेंशन कर रहा है? विदर इट इज आर्टिकल 1, विदर इट इज आर्टिकल 2, विदर इट इज आर्टिकल 3, और विदर इट इज आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 1 में तो ऊपर वाली बात है। आर्टिकल 2 में तो बोल रहा है नया स्टेट कैसे बनेगा, इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश कैसे होगा। आर्टिकल 3 बोल रहा है इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बाउंड्रीज कैसे करेंगे। आर्टिकल 4 ये बोलता है कि आर्टिकल 2 और 3 में जो भी हो रहा है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ अंडर आर्टिकल 368। क्योंकि आर्टिकल 368 क्या है? आर्टिकल 368 से हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या करते हैं? अमेंडमेंट करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, Who has the exclusive power? एक्सक्लूसिव समझते हो? एक्सक्लूसिव मतलब वो पावर सिर्फ उसके पास है। जैसे आपको मैसेज आता है ना, यू हैव गॉट एक्सक्लूसिव डिस्काउंट, बट वैसा मैसेज 1 करोड़ लोगों को आता है, तो वो एक्चुअली एक्सक्लूसिव है ही नहीं। Who has got the exclusive power to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship? सिटीजनशिप को एक्वायर करना या टर्मिनेट करना, उससे रिगार्डिंग किसके पास पावर है? Who has the exclusive power? क्या वो काम प्रेसिडेंट करेंगे? क्या वो काम सुप्रीम कोर्ट करेगा? क्या काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हमारे अमित शाह जी करेंगे फिलहाल में, या वो पार्लियामेंट करेगा? कौन करेगा? दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। आप इसको पॉज करके कमेंट में आंसर बताओ। इसका पॉज करो, करो अभी, करो करो और आंसर लिखो। क्वेश्चन समझो, आंसर लिखो। लिखो, लिख लिया ना? तो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको मेंशन किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर पार्लियामेंट को दिया है सिटीजनशिप को एक्वायर करने का और टर्मिनेट करने का। ले जो एक्सक्लूसिव पावर है वो किसके पास है? पार्लियामेंट, किसी और के पास नहीं है। पार्लियामेंट ने इसी बेसिस पे लॉ बनाया है, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप एक्ट बोलते हैं। सिटीजनशिप एक्ट 1955
और ये सिटीजनशिप एक्ट बार बार अमेंडमेंट हुआ, तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो जाता है वही का CAA हो जाता है। ठीक, इंडिया प्रोवाइड्स फॉर सिंगल सिटीजनशिप, इंडिया सिंगल सिटीजनशिप के लिए प्रोवाइड करता है। द कॉन्सेप्ट इज प्राइमरली बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री, ये सिंगल सिटीजनशिप किस कंट्री से बोरो किया गया, बोरो किस कंट्री से बोरो किया गया, यूएस से, कनाडा से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, किस कंट्री से हमने सिंगल सिटीजनशिप लिया, बता दीजिए, थोड़ा सा बोल दीजिए, किस कंट्री से लिया सिंगल सिटीजनशिप। यूएस में डुअल सिटीजनशिप है, यूएस भी एक फेडरल कंट्री है, यूएस में भी स्टेट्स होते हैं, तो आप यूएस के कहीं किसी स्टेट में रहते हो, यू हैव डुअल सिटीजनशिप, you are citizen of that state as well as you are citizen of that United States of America. India does not have such kind of provision. हमने आधी सी बहुत सारा चीजें ब्रिटेन से कॉपी किया, ये चीज हमने कहां से कॉपी किया, ब्रिटेन से, क्योंकि इंडिया एक ब्रिटिश इंडिया ही था इसके पहले। Which of the following is not the method of acquiring Indian citizenship under the Citizenship Act? जो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट बनाया उसमें क्या क्या मेथड दिया कि आगे कोई अगर कैसे इंडिया का सिटीजन बन सकता है। देखो, हम और आप, हम लोग इंडिया में पैदा हुए तो बाई बर्थ वी आर इंडियन सिटीजन, बट मान लो आप में से कोई ऐसा भी होगा, या हो सकता है कोई स्टूडेंट जिसके पेरेंट्स फॉरेन लैंड गए थे, मे बी वो यूएस गए थे, यूरोप गए थे, थाईलैंड गए थे, जब उसका जन्म हुआ तो बाई बर्थ तो आप इंडियन नहीं हुए क्योंकि आपका बर्थ ही इंडिया में नहीं हुआ, बट आपके पेरेंट्स इंडियन हैं, वापस आपको लेके इंडिया आ रहे हैं, तो बाई डिसेंट यू बिकम एन इंडियन सिटीजन, ऑब्वियसली, है ना। नेचुरलाइजेशन किसके लिए यूज होता है? डोनाल्ड ट्रंप को जानते हो आप? डोनाल्ड ट्रंप टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर बोलते हैं ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप कल के प्रेसिडेंट अमेरिका के नहीं रहे, अमेरिका के लोगों से उनको डर हो गया और वो इंडिया में आगे रहने के लिए और इंडिया में उनको सिटीजनशिप चाहिए, तो उनको नेचुरलाइजेशन कराना पड़ेगा, मतलब उनको काफी साल इंडिया में गुजारना पड़ेगा, और काफी साल गुजारने के बाद उनको अपनी 22 जो लैंग्वेजेस हैं शेड्यूल 8 वाली, ही हैज टू लर्न एटलीस्ट वन लैंग्वेज। इंडिया इंडियनाइज होना पड़ेगा, नेचुरल होना पड़ेगा, इंडियनाइज, अपने आप को इंडियन बनाना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। आई बात समझ में? प्रॉपर्टी होल्डिंग से कोई लॉजिक नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की प्रॉपर्टी होगी इंडिया में, पुणे उन्हें में उनके बहुत सारे अपार्टमेंट बने थे, मुंबई में भी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी होल्डिंग कुछ भी कर लो, ये इंडिया में ऐसा कॉन्सेप्ट सिटीजनशिप का नहीं है। 6, केरला का नाम केरलम हो रहा है, केरला कैसे हो रहा है? कौन सा आर्टिकल यूज हो रहा है? अंडर विच आर्टिकल मस्ट द पार्लियामेंट पास द लॉ? नाम बदलने के लिए आर्टिकल 1 नहीं, 2 नहीं, 2 नया स्टेट लाने के लिए, 3 इंटरनल कुछ भी हो रहा है, नाम बदल रहा है, स्टेट की बाउंड्री एडजस्ट हो रही है, एक स्टेट से दूसरा स्टेट बन रहा है, आर्टिकल कौन सा यूज होता है? 3। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है इस साल का। क्वेश्चन नंबर 7 विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 3। अब थोड़ा डिटेल में कर लेते हैं, थोड़े हमने ऑब्जेक्टिव टाइप देख लिए, थोड़ा डिटेल वाइल भी देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ बिल फॉर द ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर किसी भी स्टेट का बाउंड्री को ऑल्टर करना होगा तो ये बिल पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, किसके रिकमेंडेशन पे? प्रेसिडेंट। बिल्कुल ऐसा ही लिखा हुआ है आर्टिकल 3 में। द प्रेसिडेंट मस्ट रेफर द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर कंसर्न। प्रेसिडेंट को बिल भेजना पड़ेगा जो भी स्टेट का बाउंड्री ऑल्टर किया जा रहा है, ऑब्वियस बात है ना। और स्टेट अपना व्यू देगा विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों ही चीजें आर्टिकल 3 में सीधे सीधे हैं, थर्ड नहीं है। अगर वो स्टेट अपना व्यूज देता है, वो व्यूज पार्लियामेंट माने, प्रेसिडेंट माने, कोई जरूरी नहीं है। तो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंडेड टू एक्सेप्ट द व्यूज एक्सप्रेस बाय द स्टेट। मतलब अगर केरला का नाम केरलम हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या केरला की बाउंड्री चेंज हो रही है, थोड़ा सा तमिलनाडु में आ रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने वैसा बिल लाया, बिल लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी इंट्रोड्यूस होने के पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन मिल गया और प्रेसिडेंट ने उसको भेज दिया केरला और तमिलनाडु दोनों के पास, क्योंकि दोनों का वहां पे क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। दोनों को एक टाइम पे मान लो 2 महीने में ये बताना है कि उनका क्या ओपिनियन है,
तो उनका जो भी ओपिनियन हो सेंट्रल गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ओपिनियन देना है, दैट्स इट। तो आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, 7th का बॉम्बे हो जाएगा, बी। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में हमने बात किया 1955। सिटीजनशिप एक्ट में डिटेल में 5 क्राइटेरियाज मेंशन है, 5 क्राइटेरियाज। 3 क्राइटेरियाज आपने ऊपर देख लिया, 3 क्राइटेरियाज, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन। 2 क्राइटेरिया आप कमेंट में मेंशन करिए कि और कौन से 2 क्राइटेरिया हैं जिससे कि सिटीजनशिप मिलता है इंडिया के अंदर। किस एक्ट से? सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। देखो उस एक्ट में बहुत बार अमेंडमेंट हुआ। बाय बर्थ आप इंडियन होने चाहिए। अब मान लो 2 लोग इलीगली इंडिया आ गए, सब लोग, मान लो जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं कहीं से, बांग्लादेश से या फिर कहीं से, म्यांमार से, चाइना से, वो लोग इंडिया आ गए और इंडिया में आके उनका बेबी बॉर्न हो गया। तो बेबी बॉर्न हो गया तो बाई बर्थ तो हो गया इंडियन, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आई बात? तो बाई बर्थ जो है उसको एक्सप्लेन किया गया। पहले बोला गया कि उनका फादर इंडियन होने चाहिए, बाद में बोला गया अरे फादर क्यों, मदर भी इंडियन हो सकती हैं, मदर इंडियन होना चाहिए। फिर होगा दोनों पेरेंट्स होने चाहिए। अब दोनों पेरेंट्स में भी दिक्कत था कि यार एक पेरेंट्स इंडियन हो तब भी उस बच्चे का अधिकार है। तो 19 जुलाई 197 के बाद जो बच्चे इंडिया में बॉर्न हो रहे हैं, कोई भी पेरेंट्स उनका, फादर या मदर है ना, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया है एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। फॉर एग्जाम्पल मान लो अक्षय कुमार एक इंडियन सिटीजन नहीं थे पहले, अभी हैं, उनका पासपोर्ट इंडियन नहीं था, उनकी वाइफ टीना वो इंडियन है, ठीक है, तो इंडियन सिटीजन है उनके पास। तो मान लो उनका बेबी अगर इंडिया में बॉर्न हो रहा होगा जब अक्षय कुमार सिटीजन नहीं थे, तो फिर क्या हुआ होगा, तो वो बच्चा अपने आप सिटीजनशिप बाय बर्थ बन जाएगा, ठीक है। अभी तो अक्षय कुमार भी सिटीजन है, मतलब दोनों में से कोई एक पेरेंट होना चाहिए उस बच्चे के लिए जिसका बर्थ 1 जुलाई 1987 के बाद हुआ है। उसके पहले के लिए क्राइटेरिया अलग थी। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे वेव ऑल कंडीशंस फॉर नेचुरलाइजेशन। बहुत सारे कंडीशन है, कितने ईयर इंडिया में गुजारोगे, 12 साल, है ना। इफ अ पर्सन हैज रेंडर्ड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस, अगर कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, अगर कोई बहुत बड़ा फिलोसफर है, आर्ट वाला पर्सन है, लिटरेचर वाला, वर्ल्ड पीस वाला है, वर्ल्ड पीस, ह्यूमन प्रोग्रेस वाला, तो वो इंडियन सिटीजन बनना चाहता है, तो नेचुरलाइजेशन का जितना कंडीशन होता है कि 22 लैंग्वेज में एक सीखो, ठीक है, उसके अलावा आपको इंडियन क्या होना चाहिए, इंडिया में इतने साल गुजारने पड़ेंगे, वो सारा कंडीशन जो है गवर्नमेंट वेव ऑफ कर देगी। दैट इज बोथ करेक्ट। 8th का जो आंसर है वो क्या है, सी है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। 9th, धार कमीशन, जेबीपी कमीशन, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन इन द सीरीज। धार, जेबीपी और फजल अली कमीशन, तीनों किसके लिए बने थे? तीनों फर्स्ट ऑप्शन, फिजिबिलिटी ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट ऑन अ लिंग्विस्टिक बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज क्या बनाना था, स्टेट बनाना था। आंसर क्या होगा 9 का? आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 विल बी ए। 10th, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स वेर एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप एट इट्स कमेंसमेंट। जब कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था तो आर्टिकल 5 क्या कहता है, किस तरह के लोग इंडिया के सिटीजन बन सकते थे? जिनका इंडिया में डोमिसाइल हो और साथ साथ अ पर्सन बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में बोर्न हुआ हो। अ पर्सन हुज ईदर पेरेंट वेर बोर्न इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उन दोनों पर्सन का, उस पर्सन का कोई भी पेरेंट इंडिया में बोर्न हुआ हो उस टाइम पे, और इंडिया में घर भी होना चाहिए, घर वाला कंडीशन यहाँ नहीं है। अ पर्सन हु हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द कमेंसमेंट। कमेंसमेंट के 5 साल पहले, मिनिमम 5 साल पहले तक कोई इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए, मिनिमम 5 साल पहले तक, ठीक है, मिनिमम 5 इयर्स मिनिमम। मतलब कोई अंग्रेज भी है, ब्रिटिशर्स भी है, वो 5 साल से यहाँ रह रहा है और वो रहना चाहता है, ही विल बिकम द सिटीजन। तो ऑल 3 कंडीशंस वेर देयर जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हुआ था। तो 10th का आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब यहाँ 10th के अखमिया वाले जो ट्रांसलेशन है आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हो, देख सकते हो। ये सारे आंसर्स हमेशा की तरह आंसर्स और उनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो आपको टाइट रिवीजन शेड्यूल में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्रैश, दिस इज ऑल अबाउट द पॉलिटी MCQ सीरीज फॉर टुडे, है ना। थैंक यू एंड जय हिंद।